वेलकम टू लॉन्च पैड एजुकेशन। माई नेम इज सुमित। अभी रिसेंटली सऊदी अरेबिया ने ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज का एक वर्चुअल समिट होस्ट किया। इस समिट में डिफरेंट लीडर्स ने अपनी बात कही, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने भी कुछ काफी इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट की। सऊदी अरेबिया के किंग होस्ट कर रहे थे इस समिट को। तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्या कुछ इंपॉर्टेंट चीजें प्राइम मिनिस्टर इंडिया ने कही, कुछ और लीडर्स ने कही। व्हाट इज दिस ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज, क्या है ये समिट, और इस समिट में डिस्कस हुई कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी उनके बैकग्राउंड के साथ हम डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे ये डिस्कस करते हुए कि G20 या ग्रुप ऑफ 20 है क्या। दिस इज एन इंटरनेशनल फोरम। ये 20 सबसे पावरफुल कंट्रीज का एक फोरम है जहां पे गवर्नमेंट्स और उनके सेंट्रल बैंक गवर्नर्स हिस्सा लेते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करते हैं। और इस G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 में 19 कंट्रीज हैं जो इस ग्रुप की मेंबर्स हैं, एंड देन देयर इज यूरोपियन यूनियन। EU प्लस 19 कंट्रीज, ये दोनों मिलके ग्रुप ऑफ 20 बनाती हैं। 2008 में अपने एजेंडा को एक्सपैंड करके G20 ने इसमें ना सिर्फ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट को इंक्लूड किया, लेकिन इसी के साथ साथ फाइनेंस मिनिस्टर्स, फॉरेन मिनिस्टर्स और कुछ इन कंट्रीज से थिंक टैंक्स भी यहाँ पे रेगुलरली पार्ट लेते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करते हैं। G20 दुनिया की सबसे ताकतवर इकोनॉमीज का एक ग्रुप है, एंड अगर हम बात करें ग्लोबल जीडीपी की, 85% ऑफ ग्लोबल जीडीपी जो कंट्रीज कंट्रीब्यूट करती हैं वो इस ग्रुपिंग का हिस्सा हैं। सो दिस मेक्स G20 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स। ये कुछ कंट्रीज हैं जो G20 का हिस्सा हैं: अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, दिस इज अ साउथ कोरिया, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स एंड फाइनली EU। तो ये मेंबर कंट्रीज हैं, 19 कंट्रीज और एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज EU, और ये मिलके बनाती हैं मोर देन 85% ऑफ ग्लोबल जीडीपी। सो दिस इज द डेफिनेशन एज पर द G20 वेबसाइट। वहां की वेबसाइट पे क्या लिखा है? इट इज द प्रीमियर फोरम फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। G20 में दोनों डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज हिस्सा लेती हैं। G20 कंट्रीज 80% से ज्यादा ग्लोबल जीडीपी का हिस्सा तो बनाती हैं। दे ऑल्सो फॉर्म मोर देन 2/3 ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन एंड 3/4 ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड। सो इकोनॉमिकली इन कंट्रीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट पावरफुल कंट्रीज और कोई नहीं है। और G20 प्लेटफॉर्म जो है वो सिर्फ फाइनेंशियल इश्यूज डिस्कस करने के लिए नहीं यूज होता, यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज भी डिस्कस किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल कोविड-19 के बारे में काफी डिस्कशन हुई इन द 2020 समिट। तो जो होस्ट थे सऊदी अरेबिया, वहां के किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद, उन्होंने क्या कहा? द किंग ऑफ सऊदी अरेबिया ही अप्रिशिएटेड द एफर्ट्स ऑफ ऑल द G20 नेशंस, जिन्होंने $21 बिलियन इन्वेस्ट किए इस पैंडेमिक को, इस बीमारी को, कोविड को रोकने के लिए, और $11 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट की है ग्लोबल इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। इसी के साथ सऊदी अरेबिया के किंग ने कहा कि सभी G20 कंट्रीज को ये एफर्ट्स जारी रखने चाहिए कि जो वैक्सीन्स हैं और जो ट्रीटमेंट्स हैं वो सभी को मिल पाए, सभी को इसका एक्सेस मिल पाए, डेवलपिंग कंट्री हो चाहे वो अंडर डेवलप्ड कंट्री हो। और इसी के साथ ग्लोबल इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए जो एफर्ट्स हैं उनको कंटिन्यू किया जाए, ऐसा सऊदी अरेबियन किंग ने कहा। G20 समिट के साइडलाइंस पे कुछ और भी मीटिंग्स हुई, जैसे एक मीटिंग थी ऑन पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस, और इस मीटिंग में कोविड-19 के साथ लड़ाई के बारे में डिस्कस किया गया कि कैसे ये सभी कंट्रीज को कोऑर्डिनेशन करनी चाहिए। नाउ दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अभी अभी ये चीज शेयर की दुनिया के साथ कि पिछले 4 हफ्तों में जितने केसेस आए हैं, दे आर मोर देन द केसेस दैट वर रिपोर्टेड इन द फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ द पैंडेमिक। तो पहले 6 महीने में जितने केसेस आए थे कोविड-19 के, उससे ज्यादा केसेस लास्ट 4 हफ्तों में आ गए हैं। दुनिया भर में सेकेंड थर्ड वेव्स देखी जा रही हैं कोविड-19 की, और दुनिया के काफी हिस्सों में दोबारा से लॉकडाउन्स लगने स्टार्ट हो चुके हैं, मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शंस लगनी स्टार्ट हो चुकी हैं। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये जो साइडलाइंस पे एक मीटिंग हुई है ऑन पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ वी शैल मूव ऑन टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी।
हमारे प्रधानमंत्री ने क्या कहा G20 समिट को एड्रेस करते हुए? He said that COVID-19 pandemic, it is an important turning point for the world. जैसी वर्ल्ड वॉर सेकेंड थी, वैसी ही COVID-19 पैंडेमिक भी एक मोमेंट है दुनिया के लिए, और ये सबसे बड़ा चैलेंज भी है, और ये एक टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है दुनिया के लिए। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इससे कुछ लेसन्स लेने चाहिए और कैसे हम अपनी गवर्नेंस को, अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को इंप्रूव कर सकते हैं, हमें ये सीखना चाहिए इस पैंडेमिक से। सो ही कॉल्ड फॉर अ न्यू ग्लोबल इंडेक्स दैट इज बेस्ड ऑन ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस। गवर्नेंस के अंदर कितनी पारदर्शिता है, इसके ऊपर एक इंडेक्स दुनिया को बनाना चाहिए, ऐसा प्राइम मिनिस्टर ने प्रपोज किया। इसी के साथ उन्होंने कहा कि हमारे जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, हमारा जो वास्ट टैलेंट पूल है, ये G20 कंट्रीज की बात कर रहे हैं, सिर्फ इंडिया की नहीं बात कर रहे, इसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। इसी के साथ प्राइम मिनिस्टर सेड दैट देयर शुड बी डिसाइसिव एक्शन टू प्रिजर्व द प्लैनेट। और प्लैनेट को किससे खतरा है? ही इज टॉकिंग अबाउट द क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, और उससे लड़ने के लिए डिसाइसिव एक्शन अब लेने की जरूरत है, ऐसा प्राइम मिनिस्टर ने कहा। सो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया, उन्होंने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की आफ्टर द समिट, और उन्होंने बताया कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक नए ग्लोबल इंडेक्स के लिए प्रपोजल दिया। He called for a new global index for the post-corona world that comprises 4 key elements. क्या होंगे ये 4 elements? Creation of a vast talent pool, ensuring that technology reaches all the segments of the society. Technological divide, digital divide आने वाले टाइम का एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा डेवलपिंग कंट्रीज के लिए खासकर, तो ये भी एक प्रपोजल था। नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंसी इन सिस्टम्स ऑफ गवर्नेंस, and the last one is dealing with mother earth with a spirit of trusteeship. प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि पिछले कुछ डेकेड से दुनिया का फोकस कैपिटल और फाइनेंस पे बहुत ज्यादा है, और अब ये टाइम आ चुका है कि हम कैपिटल और फाइनेंस पे इतना ज्यादा फोकस ना करते हुए अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को, अपने टैलेंट पूल को मल्टी स्किल करें और रीस्किल करें। जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज में चेंजेस आ जाते हैं, अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को दोबारा से रीस्किलिंग करने की जरूरत होती है। जो नए स्किल्स की जरूरत है वो उन्हें सिखाने की जरूरत होगी, एंड मल्टी स्किलिंग, हर एक ह्यूमन रिसोर्स को डिफरेंट स्किल्स आते हो, सो दैट कोई चैलेंज आए, जैसे कोविड-19 पैंडेमिक ने इकोनॉमिक क्राइसिस एक स्टार्ट कर दिया सारी दुनिया में, रिसेशन आ गई काफी कंट्रीज की इकोनॉमीज में इंक्लूडिंग इंडिया। तो ऐसे में अगर हमारा ह्यूमन रिसोर्स वो मल्टी स्किल्ड होगा और उसकी रीस्किलिंग होती रहेगी, तो हमारा टैलेंट पूल जो है ऐसे चैलेंजेस को फेस करने के लिए ताकतवर रहेगा। So the purpose of multi-skilling and reskilling, it will be to build resilience of our workers and to enhance their dignity. अभी रिसेंटली जब लॉकडाउन इंपोज हुआ था इंडिया में और हमारे अनस्किल्ड वर्कर्स थे, उन्होंने अपनी लाइफ का सबसे अनडिग्निफाइड टाइम देखा, काफी डिसरेस्पेक्टफुल तरीके से उन्होंने पैदल अपने घर जाना स्टार्ट कर दिया। सो ऐसा दोबारा ना हो पाए, प्राइम मिनिस्टर सेड दैट वैल्यू ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज इट शुड बी मेजर्ड बाय द बेनिफिट दैट दे हैव फॉर द ह्यूमैनिटी। इसी के साथ प्राइम मिनिस्टर ने हाईलाइट किया दैट इंडियाज आईटी प्रोग्रेस इट हैज बीन ऑफर्ड फॉर द एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ G20। G20 समिट के साइडलाइंस पे एक और इवेंट हुआ, दिस वाज ऑन सेफ गार्डिंग द प्लैनेट। यहां पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कुछ काफी इंपॉर्टेंट चीजें कही। ही सेड दैट इंडिया इज नॉट ओनली मीटिंग द पेरिस एग्रीमेंट टारगेट्स बट ऑल्सो एक्सीडिंग देम। 2015 में एक पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था जहां पे सभी कंट्रीज ने अपनी नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस मेंशन की थी। देशों ने खुद डिसाइड किया था कि वो क्लाइमेट चेंज से फाइट करने के लिए क्या करेंगे, अपनी इकोनॉमी में, अपने एनर्जी सिस्टम्स में क्या चेंजेस लेके आएंगे। और इन टारगेट्स के बारे में प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इंडिया ना सिर्फ अपने बताए हुए टारगेट्स को पूरा करेगा, लेकिन जितना बताया था उससे ज्यादा अचीव करेगा। Prime Minister said that climate change must not be fought in silos, but in an integrated, comprehensive and holistic way. क्योंकि climate change एक global challenge है, तो ऐसा नहीं है different countries अकेले individually climate change को fight कर सकती हैं। सभी को मिलके integrated, comprehensive और holistic manner से climate change के खिलाफ actions लेने होंगे। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि ये जो challenge है दुनिया के सामने, ये बेटर फाइट किया जा सकता है अगर डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज को सपोर्ट करें इन प्रोविजन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंस। इंडिया ने 2015 में पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को साइन किया था।
This agreement, it was signed under the United Nations Framework Convention on Climate Change. These facts are very important. 2015 का पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम कुछ बेसिक्स भी डिस्कस करेंगे। नाउ वी आर डिस्कसिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या कुछ कहा इन द G20 समिट रिगार्डिंग आवर टारगेट्स। जो हमने इस एग्रीमेंट में अपने टारगेट्स बताए थे कि हम ये कंट्रीब्यूट करेंगे दुनिया की इस फाइट जो क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट है उसमें। नाउ प्राइम मिनिस्टर मोदी सेड दैट द कंट्री इट हैज मेड एलईडी लाइट्स पॉपुलर। अब ये सुनने में काफी एक छोटा स्टेप लग सकता है, बट एज पर द प्राइम मिनिस्टर एंड एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस छोटे से चेंज से हमने 38 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को बचाया है। ये कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन नहीं हुई बिकॉज वी स्विच टू द एलईडी लाइट्स नाउ। इसी के साथ हम अपना 2022 तक का जो रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट था जो कि था 175 गीगावाट्स, उसको भी पूरा करेंगे। नॉट ओनली दिस, वी आर गोइंग टू एक्सीड आवर टारगेट्स फॉर रिन्यूएबल एनर्जी। हमने अपने लिए ये टारगेट्स रखे थे कि 2022 तक 175 गीगावाट्स हमारी रिन्यूएबल एनर्जी रहेगी। अब हमारा अगला टारगेट है 450 गीगावाट्स। ये इसलिए बिकॉज हम ये इजीली अचीव करने वाले हैं, ऐसा प्रेजेंट डेवलपमेंट से हमें लग रहा है। Now, what is this UN Framework Convention on Climate Change जिसके तहत ये पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था 2015 में। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसकी 197 पार्टीज सिग्नेटरीज हैं। ये एक इंटरनेशनल एनवायरनमेंट ट्रीटी है। दिस वाज अडॉप्टेड इन 1992 एंड दिस केम इनटू फोर्स इन 1994। इस कन्वेंशन का बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था कि जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है एंड क्लाइमेट चेंज होता है, उसकी कॉन्सेंट्रेशंस को हम कम करें। हमारे एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस इतनी ज्यादा ना बढ़ जाएं कि बहुत डेंजरस एंथ्रोपोजेनिक इफेक्ट्स हमें दिखने लग जाएं, जैसे बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर ग्लेशियर्स मेल्ट होने स्टार्ट हो जाएं, सी लेवल राइज होना स्टार्ट हो जाए, कोस्टल एरियाज या आइलैंड कंट्रीज डूबनी स्टार्ट हो जाएं। ये सब ना हो, साइक्लोन्स ना बढ़ जाएं, ड्रॉट्स ना बढ़ जाएं, ऐसा सब कुछ ना हो, उसके लिए हमें अपनी ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रोल करना पड़ेगा। ऐसा यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज में डिसाइड किया गया था। और इसी के तहत जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ उसमें हमने डिसाइड किया दैट एज कंपेयर टू द प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने से पहले जो लेवल्स थे, एज कंपेयर टू दैट हम ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्रीज तक कंट्रोल करके रखेंगे। दैट मीन्स प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स जो टेम्परेचर थे उससे कंपेरेटिवली 2 डिग्रीज तक ही प्लैनेट वार्म हो सकता है। उससे ज्यादा हो जाएगा तो बहुत ज्यादा डेंजरस इंपैक्ट्स हमें देखने को मिलेंगे, शायद हम उन इंपैक्ट्स को रिवर्स भी ना कर पाए। तो इस पेरिस एग्रीमेंट के दौरान, इस समिट के दौरान सभी कंट्रीज ने अपनी नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस बताई। अभी नेशनली डिटरमिन्ड है, इसका मतलब है कोई भी इंस्ट्रक्ट नहीं करेगा किसी और कंट्री को कि आप कितनी ग्रीन हाउस गैसेस को या फिर कार्बन एमिशंस को कम करोगे। ये देश खुद डिटरमिन करेंगे अपने लिए, और ये कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, ये वॉलंटरी हैं, दे आर नॉट लीगली बाइंडिंग। और ऐसी नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस बताने के बाद ये सभी कंट्रीज अपने डोमेस्टिक लेवल पे एफर्ट्स करना स्टार्ट करेंगी इन कॉन्ट्रीब्यूशंस को पूरा करने के लिए। पेरिस एग्रीमेंट से पहले भी एक ऐसा ही एग्रीमेंट था, ऐसी ही एक डील हुई थी, दैट वाज क्योटो प्रोटोकॉल। और पेरिस एग्रीमेंट ने 2015 में इसी प्रोटोकॉल को रिप्लेस किया। तो हल्का सा हम यहाँ पे ये भी जान लेंगे कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या थी, इसके बारे में भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है। क्योटो प्रोटोकॉल इट वाज अडॉप्टेड इन 1997 और इसका रेटिफिकेशन प्रोसेस इट वाज वेरी कॉम्प्लेक्स। तो ये रेटिफाई होते होते 2005 आ गया। और क्योटो प्रोटोकॉल जो थी, इसके रेटिफिकेशन के बाद ही यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज ऑपरेशनलाइज हो पाया। एंड एज पर दिस प्रोटोकॉल जो सभी इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज थी, जो डेवलप्ड कंट्रीज थी, जहां पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ और इन कंट्रीज से सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हुई हिस्टोरिकली, क्योंकि सबसे ज्यादा इंडस्ट्री यहां पे ऑपरेट की गई है। एंड एज अ रिजल्ट जितनी ग्रीन हाउस गैसेस इन कंट्रीज ने दुनिया में फैलाई हैं, इससे ज्यादा किसी और कंट्री ने नहीं फैलाई। एंड एज अ रिजल्ट दीज कंट्रीज ऑल्सो हैव हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू डू मोर इन दिस फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। तो इन सभी इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज के लिए क्योटो प्रोटोकॉल में कुछ इंडिविजुअल टारगेट्स रख दिए गए। हालांकि काफी कंट्रीज ने इस प्रोटोकॉल से अपने आप को वापस ले लिया और कुछ ज्यादा इंपैक्ट नहीं हो पाया। इसीलिए जब पेरिस समिट हुआ 2015 में, तो डिफरेंट कंट्रीज ने अपने नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस ही बताए
उनके ऊपर कुछ भी इंडिविजुअल टारगेट्स इंपोज नहीं किए गए। एंड एज पर द प्रोविजन ऑफ पेरिस एग्रीमेंट, इसकी एक ऐसी प्रोविजन है दैट रिक्वायर्स द डेवलप्ड कंट्रीज टू प्रोवाइड एटलीस्ट $100 बिलियन एवरी ईयर फ्रॉम द ईयर 2020 टू द डेवलपिंग कंट्रीज। अब डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं उनको रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी हुई टेक्नोलॉजीज चाहिए, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है। क्लाइमेट चेंज से फाइट करने के लिए भी पैसा चाहिए, और ये किसे देना चाहिए? उन कंट्रीज को जिनकी हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं, एंड दीज आर द डेवलप्ड कंट्रीज। सो वन ऑफ द प्रोविजन ऑफ पेरिस एग्रीमेंट, इट सेड दैट these developed countries are going to mobilize at least $100 billion every year from the year 2020 in climate finance for the developing countries. Now let us see इंडिया के क्या टारगेट्स थे, जो अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम अपने टारगेट्स ना सिर्फ अचीव करेंगे लेकिन एक्सीड कर जाएंगे। तो हमारे टारगेट्स थे क्या? These were our targets: reducing greenhouse gas emission intensity of its GDP, of India's GDP, by 33 to 35% below 2005 levels by 2030. 40% of India's power capacity is going to be non-fossil fuels based. Next target was to create an additional carbon sink of 2.5 to 3 billion tons of carbon dioxide equivalent through additional forest and tree cover by 2030. तो ये कुछ इंडिया के टारगेट्स थे। इसकी परफॉर्मेंस रेगुलरली आपको न्यूज़पेपर्स में दिखती रहेगी कि 2020 तक हमने क्या कुछ अचीव कर लिया, और कौन से टारगेट्स ऐसे हैं जो हम अचीव नहीं कर पाए, या फिर कौन से ऐसे टारगेट्स हैं जो हमने बहुत ज्यादा अचीव कर लिए, ओवर परफॉर्मेंस भी हो गई है कुछ टारगेट्स के अंदर। सो दैट इज अ गुड थिंग फॉर दिस ग्लोबल फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। इससे डिटेल्ड डिस्कशन इस टॉपिक पे हम करेंगे अपने मंथली करंट अफेयर्स में। एज यू नो, इन दीज करंट अफेयर्स वी डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द मंथ, और इसी तरीके से जैसे हमने इस वीडियो में किया है, हम बेसिक्स में जाते हैं, बैकग्राउंड्स में जाते हैं, और जितनी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, वी ट्राई टू डिस्कस ऑल ऑफ इट। सो डोंट मिस द मंथली करंट अफेयर्स वीडियो ऑन द एडिटोरियल एनालिसिस। और ऐसी वीडियोस और करंट अफेयर वीडियोस को मिस ना करने के लिए सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।